अस्सलाम वालेकुम। अब बच्चों, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 6, न्यू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बुक। टॉपिक का नाम है अर्जिनेटिक ऑफ सॉल्यूशन। हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस कैसे बनता है, दो चीज़ों से, एक हमारे पास सल्यूट और एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट। हम अगर बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सल्यूट इन अ सॉल्वेंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास अर्जिनेटिक ऑफ सॉल्यूशन में जो देखते हैं कि कैसे सल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं। अब उसमें वो कहता है कि ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉल्वेंट। अब ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है जिसका नाम है वाटर। सबसे पहले हम इसको तोड़ देंगे H और OH में। फिर उसके बाद वो कहता है ब्रेकिंग अप द सल्यूट इनटू अ इंडिविजुअल कंपोनेंट। हमारे पास एक सल्यूट है जिसका नाम है NaCl, इसको इंडिविजुअल कंपोनेंट में तोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, अलाउ द सल्यूट एंड सॉल्वेंट टू इंटरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। फिर Na पॉजिटिव इससे मिल जाएगा और ये जो H पॉजिटिव है ये इस Cl नेगेटिव से मिल जाएगा। तो इनको आपस में अलाउ करेंगे। ये 3 स्टेप है। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब भी हो सकती है, इवोल्व भी, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू गिव द इन्फिनिटी डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली जब भी कोई दो सब्सटेंस सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो या तो एनर्जी रिलीज होगी तो या वहां पे एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। दो एग्जांपल है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी। मिसाल के तौर पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो आयंस में डिसोल्व होता है, तो ये एक्सोथर्मिक है। इसी तरह हमारे पास लाइक NH4Cl है, तो उसको अगर हम करते हैं तो उसमें वो एंडोथर्मिक है। इसमें दो चीजों को हम स्टडी करेंगे डिटेल से, एक हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी में भी हम सॉल्यूशंस को ही डिस्कस करते हैं, उसमें हाइड्रेशन कैसे होती है, और लैटिस एनर्जी को भी हम यही डिस्कस करेंगे कैसे आयंस बनते हैं। तो ये उन दोनों टॉपिक्स के नेक्स्ट है। ये एक टॉपिक है जो कि बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए था। इनके नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली लॉन्ग में पढ़ेंगे, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है 6.9.1। हाइड्रेशन बेसिकली क्या होता है? हाइड्रेशन है एक इंट्रैक्शन का नाम। जब आप पानी के अंदर नमक डाल देते हैं या शुगर डाल देते हैं या कोई भी कंपाउंड जब डालते हैं तो उनमें मॉलिक्यूल्स की इंट्रैक्शन होती है। कैसे? एग्जांपल के तौर पे ये देखें, मेरे पास गिलास है, इसमें है वाटर के मॉलिक्यूल। अब वाटर के मॉलिक्यूल जो है ना वो H और OH बॉन्डिंग में टूट जाते हैं। अगर इसमें नमक डाल दूं NaCl तो वो Na आके टूटेगा तो वो बनेगा पॉजिटिव, Cl क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो ये ऑपोजिट आयन एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं और डिसॉल्व होने की कोशिश करते हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं हाइड्रेशन, द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग, वाटर के मॉलिक्यूल सराउंडिंग हो जाते हैं एंड इंटरेक्ट विद द सल्यूट आयन। अब सल्यूट यहाँ पे कौन है? हमारे पास नमक। तो इस कॉल्ड हाइड्रेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। यहाँ इस टॉपिक में 3 चीजों को हमने डिस्कस करना है। हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, और हाइड्रेशन जो एनर्जी है वो डिपेंड किस पे करती है और उसके फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो हाइड्रेशन आपको समझना चाहिए कि सल्यूट लाइक नमक है, शुगर है, या कोई भी मॉलिक्यूल है जो वाटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल या उनके साथ जो है वो सराउंडिंग होते हैं, ऑपोजिट चार्ज है, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। आगे वो कहता है द फोर्स आर क्रिएटेड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड आयन। अब पानी के मॉलिक्यूल और इनके दरमियान जो फोर्स होती है उसे कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। और आयंस आर हाइड्रेटेड, जब वो आयन जो है उनके साथ केमिकली अटैच हो जाती है, मतलब वो Na जैसे पॉजिटिव है और वो OH के साथ सराउंडिंग हो जाता है और Cl नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ, इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड। द एनर्जी ऑफ द अट्रैक्शन ड्यू टू एन डाइपोल आयन डाइपोल फोर्सेस इज नो एज अ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब क्योंकि इसमें जो नमक है या कोई भी सल्यूट है वो आयंस बन चुका है और वाटर के भी आयंस बन चुके हैं, तो एक दूसरे में आयंस की सराउंडिंग है, तो इसे हम कहते हैं आयन डाइपोल। तो इसमें जो एनर्जी लगती है हम उसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, जिसकी डेफिनेशन ये है द इंथैल्पी। हम इसमें कहते हैं हमारे पास इंथैल्पी चेंज, यानी एनर्जी चेंज भी कह सकते हैं, इंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज इन्वॉल्व व्हेन अ 1 मोल ऑफ सल्यूट, जब सल्यूट का एक मॉलिक्यूल इज डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर में हल होता है, टू मेक इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन
अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। हम इससे पहले जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ चुके हैं उसमें भी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ा है कि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो है वो जब डिसोल्व होते हैं उसमें जो एनर्जी चेंज होती है। अब मिसाल के तौर पे हम गर्म पानी ले लेते हैं, उसमें 1 चम्मच शुगर को हल करते हैं, तो क्या वो पानी उतना ही गर्म रहेगा? नहीं, वो पानी जितना गर्म था उससे उसकी क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। सेम इसी तरह हो सकता है किसी मॉलिक्यूल को हम डालें वो हीट पहले से ज्यादा हो जाएगा। इसको कैसे मालूम कर सकते हैं? हम थर्मामीटर से भी देख सकते हैं कि उसमें टेम्परेचर चेंज आया, उसकी एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास 1 मोल कोई सॉल्यूट वाटर के साथ एक्सेस अमाउंट में डिसोल्व होता है उसमें इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। और इसे हम इसमें क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इसकी इंटरेक्शन होती है तो लिहाजा इसमें हाइड्रेशन होती है, तो इसलिए हम हाइड्रेशन एनर्जी भी कहते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड, इसमें जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी, नंबर 1 है जी चार्ज ऑन आयन एंड साइज ऑफ आयन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मिसाल के तौर पे सोडियम है तो इसका जो साइज होता है वो है 186। जब सोडियम के ऊपर +1 आता है तो इसका साइज होता है 95 पैकोमीटर। अब आप लोगों को ये पता चला कि ये जो चार्ज होता है ना किसी भी एटम पे, इसका मतलब वो जब चार्ज आता है ना तो चार्ज बढ़ने से उस एटम का जो न्यूक्लियस है वो मोर अट्रैक्टेड हो जाता है, यानी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। साइज ऑफ एटम, जबकि साइज जब बढ़ता है तो एटम जो है उसकी न्यूक्लियस चार्ज अट्रैक्शन कम होती है। तो इसमें वो कहता है कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन अगर साइज बढ़ेगा तो हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अब ये हाइड्रेशन एनर्जी जो है उसके इनवर्स है और ये डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, अब कहता है एक चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी कहते हैं हम चार्ज पर यूनिट एरिया। मिसाल के तौर पे सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अब इसका चार्ज बढ़ रहा है तो इसलिए एल्यूमिनियम का 3 चार्ज है वो बड़ा है, इस तरह मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव, सोडियम का 1, लिहाजा हाइड्रेशन एनर्जी एल्यूमिनियम की ज्यादा है और मैग्नीशियम और सोडियम। लेकिन अगर बात हम साइज के हवाले से बात करते हैं तो अगर साइज में यहां पे देखें सेकंड फैक्टर, अब ये है चार्ज, ये किस पे है? चार्ज की वजह से। और ये कौन सा फैक्टर है? साइज। अब इसका साइज क्या है? स्मॉल एज कंपेयर टू इन दोनों के, ये इसका साइज क्या है? स्मॉल। तो यहां पे हम बताते हैं नंबर 1, इफ द चार्ज ऑन आयन आर इंक्रीज, अगर चार्ज इंक्रीज करता है देन हाइड्रेशन एनर्जी इज इंक्रीज। इफ द साइज ऑफ द आयन्स आर इंक्रीज देन साइज इंक्रीज करने से क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। तो यहां पे हमारा ये टॉपिक जो है हाइड्रेशन एनर्जी का कंप्लीट हो गया। लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं उस एनर्जी को जब कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो फॉर्म्ड होता है, यानी बनता है अपने ही आयन से। मिसाल के तौर पे एग्जांपल है, ये हमारे पास है Na पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव। अब दोनों के दोनों आयन्स हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं? NaCl, जो कि बेसिकली क्या है? सॉलिड। अब ये भी गैस आयन है, ये भी गैस आयन है। एनर्जी -787 किलो जूल पर मोल। अब इसमें ये नमक के दोनों आयन्स हैं, ये दोनों मिले और इन्होंने NaCl एक सॉलिड बनाया जो कि एक कंपाउंड है। एंथैल्पी चेंज, एनर्जी की वो मिकदार जो चेंज होती है इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, जब 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनता है इस फॉर्म फ्रॉम गैसियस आयन, अपने ही गैसियस आयन से, इसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी के फैक्टर्स के बारे में कहता है कि फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द लैटिस एनर्जी, नंबर 2, यहां पे साइज और चार्ज, एक साइज है और दूसरा क्या है? चार्ज। अगर हमारे पास चार्ज इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज होगी, अगर साइज इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। कैसे? इसको हम बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले लैटिस एनर्जी का साइज के हवाले से, दोनों के दोनों क्या रिलेशन है? इनवर्स। अब उसकी मिसाल वो ना पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर जो हमारे पास 1 है उसमें अल्कली मेटल है, लिथियम सोडियम पोटाशियम, उनके बारे में से बताता है कि अल्कली मेटल जो होते हैं उनके साइज इंक्रीज होते हैं। जब साइज इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज द साइज, अब साइज इंक्रीज होने की वजह से उनका जो चार्ज है वो भी क्या हो जाता है? डिक्रीज। द ऑपोजिट चार्ज आयन बिकेम लेस टाइटली पैक्ड। देखें, जब एक एटम है ना तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। अब जितना ज्यादा हमारे पास एनर्जी लगेगी उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में से, या किसी भी एटम के ऊपर जितनी ज्यादा एनर्जी उसमें चार्ज आएगा उतना ज्यादा वो एटम की एनर्जी होगी। अब क्योंकि ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ता है तो एटम के साइज बढ़ने से उसके जो न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन है उसके ऊपर फर्क पड़ता है।
अब यहां पे बात हो रही है चार्ज की, तो यहां भी अगर हम चार्ज के साथ साथ एक चीज ये भी देखेंगे, साइज है। साइज बढ़ रहा है ना, ऊपर से नीचे क्या बढ़ रहा है, साइज। जब साइज बढ़ता है तो एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से लेस टाइट हो जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा। ये देखें यहां पे मार्को को ज्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ, लेकिन अगर मैं इस मार्को को थोड़ा दूर कर दूं तो ये इसको अट्रैक्शन इसकी वीक हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जो एटम का साइज होता है वो इंक्रीज हो रहा था, तो वो उसके चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे से लेस टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज। लेटेस्ट एनर्जी का चार्ज से क्या रिलेशन है, अब ये तो था साइज, अब चार्ज इस मीन दैट के चार्ज इंक्रीज होगा तो फिर लेटेस्ट एनर्जी भी बढ़ेगी। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ द चार्ज ऑन एटम या आयंस इंक्रीज देन द लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज। अब मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेटेस्ट एनर्जी की। इसकी एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं MgO, उसकी लेटेस्ट एनर्जी -3923 है, जो कि बेसिकली एक एक्सोथर्मिक है। इस तरह लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास है हाइड्रोक्साइड आयन है जिसकी है 1049। अब ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये एनर्जी बहुत कम है, क्यों? वो कहते हैं बेसिकली ये है कि MgO के ऊपर डबल चार्ज है। द डबली चार्ज MgO and O2 नेगेटिव आयन इन MgO अट्रैक्टेड ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्टेड करते हैं मोर स्ट्रांगली देन अ सिंगली चार्ज आयन। अब OH हाइड्रोक्साइड आयन के जो चार्ज है वो सिंगल है, जबकि यहां पे डबल चार्ज है। डबल चार्ज करने से एटम जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब चला जाता है, वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड करता है एक दूसरे को। तो यहां पे हमें पता चला कि MgO पे क्योंकि चार्ज भी ज्यादा है तो इनकी एनर्जी भी ज्यादा। अब हम इनका सोलिबिलिटी ट्रेंड देखते हैं। सोलिबिलिटी ट्रेंड में दो चीजें हैं, एक है हाइड्रोक्साइड और एक है सल्फेट। सबसे पहले आप देखें ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास सोडियम है तो उसके हाइड्रोक्साइड NaOH। इसी तरह ग्रुप नंबर 1A का सेकंड मेंबर है, हम देखते हैं एक लिथियम है तो उसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह हम अगर देखते हैं पोटाशियम है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 की, तो उसमें अगर हम बात करते हैं ब्रिलियम की, तो ब्रिलियम जो है वो हाइड्रोक्साइड से BeOH ट्वाइस। यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के मेंबर है, जिसमें हाइड्रोक्साइड ये बताता है कि बोथ हाइड्रेशन एंड लेटेस्ट एनर्जी, एनर्जी तो दोनों ही डिक्रीज करती हैं, लेकिन यहां पे ये पता चलता है कि हाइड्रेशन एंड लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब ग्रुप में अगर कोई चीज एनर्जी कम हो रही तो उसकी एक रीजन है साइज, ड्यू टू डिक्रीज द चार्ज डेंसिटी। अब साइज बढ़ रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, कम। अच्छा, एंड साइज इंक्रीज, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज मोर, ठीक है। लेकिन यहां पे ये दो चीजें देखी गई है कि हमने दो टॉपिक स्टडी किए, एक है लेटेस्ट एनर्जी, एक है हाइड्रेशन एनर्जी। बोथ आर डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज द साइज एंड डिक्रीज द चार्ज। लेकिन लेटेस्ट एनर्जी जो है वो मोर रैपिडली डिक्रीज हो रही है, वो ज्यादा कम हो रही है, क्योंकि उसका टोटली डिपेंड किस पे है, आयंस पे। अब आयन जो है उसमें जब आपस में मिलते हैं तब आयोनिक कंपाउंड बनता है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसमें इंक्रीज होने से, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होने से सोलिबिलिटी भी बढ़ती है। अब लास्ट है हमारा सल्फेट। अब सल्फेट अगर हम यहाँ पे कुछ देखें, सबसे पहले कि अगर हम ग्रुप नंबर 1A के सल्फेट लिखते हैं जिसमें लिथियम है तो लिथियम बनेगा Li2SO4। इसी तरह सोडियम का Na2SO4। इस तरह हम देखें पोटाशियम का K2SO4। जबकि ग्रुप नंबर अगर हम 2A के देखें तो उसके मेंबर का पहला है जी बेरिलियम BeSO4, दूसरा कौन है, मैग्नीशियम MgSO4, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। इसके बारे में ये कहता है, सबसे पहले तो आप ये देखें, आप कंपेयर कर लें हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कहते हैं OH को। अब हाइड्रोक्साइड OH है जबकि सल्फेट कौन है, SO4। सबसे पहले तो ये देखेंगे जो सल्फेट है ना इसके अंदर चार्ज ज्यादा एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड। फिर अगली बात कि हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी दोनों ही डिक्रीज करती है, लेकिन यहां पे सल्फेट के मामले में यह देखा गया कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज मोर रैपिडली, या हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा कम हो रही है। बट ये प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है और इसमें सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें कंप्लीट होगी, हाइड्रोक्साइड भी और सल्फेट भी। टॉपिक हमारा यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेटेस्ट एनर्जी, और ये लॉन्ग के तौर पे हम इसको पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें दो चीजें हैं,
एक है आयंस और दूसरी तरफ है वाटर। अब बेसिकली हमारे पास लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी है। अब सॉल्यूशन में एंथैल्पी कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए फार्मूला डेल्टा एच लेटिस प्लस डेल्टा एच सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच हाइड्रेशन। आयोनिक सॉलिड जो है जब वो आयंस बनते हैं या आयन से वापस आते हैं हम इसको रिवर्सिबल कर लेते हैं, ये है लेटिस एनर्जी। अब यही आयोनिक सॉलिड अगर एक्वा सॉल्यूशन में हल हो जाए तो जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, आयंस इसके अंदर हल होते हैं। तो इस फार्मूले की मदद से हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने का यानी एनर्जी जो सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका है वो बेसिकली हमारे पास दो है, एक लेटिस एनर्जी और दूसरा कौन सा हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहीं पे ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो।